नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट सेट की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपके इस चैप्टर का 10th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे, जिसका नाम है वेन डायग्राम या फिर वेन आरेख। ठीक है, अब तक आपने जो भी समुच्चय पढ़े उन पर आपने क्या क्या अप्लाई किया संग्रह के तौर पे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन अब की बार हम समुच्चय का जो कंसेप्ट है उसको हम किसके तौर पे देख रहे हैं, उसको हम वेन आरेख के द्वारा निरूपित कर रहे हैं। कहने का मतलब अब तक आपने क्या किया, आपने समुच्चय को जो भी है समुच्चय के एलिमेंट को आपने किस रूप में दिखाया, समुच्चय के एलिमेंट को आपने या तो रोस्टर रूप में दिखाया या फिर नियम रूप में दिखाया। लेकिन ठीक है, अब की बार करना क्या है, अब की बार समुच्चय को आपको क्या दिखाना है, आरेखों के रूप में दिखाना है। कहने का मतलब है कि समुच्चय के जो अवयव हैं वो किसके अंदर होते हैं, मंझले कोष्ठक के अंदर नहीं, समुच्चय के अवयव एक आरेख के अंदर होते हैं। ठीक है, और इन आरेखों के मध्य संबंध को या फिर समुच्चय के मध्य जो भी संबंध होता है उनको दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, इन आरेखों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है भाई, किसके लिए किया जाता है, कहने का मतलब है समुच्चयों के मध्य जो संबंध होता है उसको दर्शाने के लिए भी आपको किसका प्रयोग करना पड़ता है, आरेख का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपने वहां समुच्चयों के मध्य संबंध को किससे दर्शाया, समुच्चयों का संघ से दर्शाया, फिर समुच्चयों का सर्वनिष्ठ से दर्शाया, फिर समुच्चयों का अंतर और फिर समुच्चयों का पूरक। ठीक है, मतलब आपने वहां पे संक्रिया अप्लाई की, संक्रिया आपने अप्लाई की और तब उनके मध्य संबंध दर्शाया था। लेकिन अब की बार आपको क्या करना है, वेन आरेख के द्वारा संबंध को दर्शाना है। ठीक है, तो देखो समुच्चय के मध्य संबंध को स्थापित करने के लिए जिन आरेखों की आवश्यकता होती है उन आरेखों को क्या बोलते हैं, वेन आरेख और बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, वेन आरेख। और वेन आरेख के द्वारा समुच्चयों के मध्य संबंध किस प्रकार से निरूपित होते हैं उनका भी अध्ययन हम आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए वेन आरेख होता क्या है। ठीक है, वेन आरेख का मीनिंग यह है कि समुच्चयों के मध्य स्थित संबंध को दर्शाने के लिए जिन आरेखों की आवश्यकता होती है वो आरेख क्या कहलाते हैं, वो आरेख वेन आरेख कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, वो वेन आरेख कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए समुच्चयों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, समुच्चयों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, समुच्चयों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए जिन आरेखों की आवश्यकता होती है, जिन आरेखों की आवश्यकता होती है, समुच्चयों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए जिन आरेखों की आवश्यकता होती है, जिन आरेखों की आवश्यकता होती है उन्हें वेन आरेख कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, वेन आरेख कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वेन आरेख। ठीक है, और वेन आरेख किसने दिया, वेन आरेख का सिद्धांत, वेन आरेख का सिद्धांत, वेन आरेख का सिद्धांत अंग्रेज तर्कशास्त्री, वेन आरेख का सिद्धांत अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन ने दिया। ठीक है, वेन आरेख का सिद्धांत किसने दिया, अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन ने दिया। ठीक है, किसने दिया, जॉन वेन ने दिया। आप देखिए ये तो आपको पता चल गया कि वेन आरेख होते क्या है और इनकी उपयोगिता क्या है, और ये वेन आरेखों का कंसेप्ट किसने दिया। ठीक है, अब इन वेन आरेखों के द्वारा आपको क्या स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है। ठीक है भाई, तो देखो इनके मध्य समुच्चय के मध्य संबंध किस प्रकार से स्थापित करते हैं, वेन आरेख के द्वारा। तो देखो समुच्चयों की 4 संक्रिया थी आपकी, सबसे पहली थी समुच्चयों का संघ, सेकंड थी आपकी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, थर्ड है आपकी समुच्चयों का अंतर और फोर्थ है समुच्चयों का पूरक। ठीक है, देखो इसमें करना क्या होता है, वेन आरेख में, वेन आरेख में समुच्चय का निरूपण किस प्रकार से करते हैं, वेन आरेख में समुच्चय का निरूपण। ठीक है, वेन आरेख में समुच्चय का निरूपण। देखो इसमें निरूपण किस प्रकार से करते हैं,
वैन आरेख में जब भी आप समुच्चयों का निरूपण करोगे तब आपको करना क्या है, आपको सार्वत्रिक समुच्चय U को तो किसका क्या मानना है, सार्वत्रिक समुच्चय U को तो मानना है आपको किसके द्वारा प्रदर्शित करना, उसको तो एक आयत के द्वारा, और उसके प्रत्येक एलिमेंट या उसके प्रत्येक एलिमेंट मतलब उसके प्रत्येक एलिमेंट सेट या फिर प्रत्येक सेट को किसके रूप में दिखाना है, प्रत्येक रूप को सेट को दिखाना है वर्ग के, सॉरी प्रत्येक सेट को किसके रूप में दिखाना है, वर्ग के रूप में दिखाना है। दैट मीन्स आपको करना क्या है, आपको जब भी वैन आरेख के मध्य वैन आरेख के द्वारा जब समुच्चयों के मध्य संबंध स्थापित करना है तब आपको सार्वत्रिक समुच्चय U को तो क्या मानना है, U को तो किससे रिप्रेजेंट करना है, आयत से, ठीक है। और समुच्चयों को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करना है, समुच्चय ABC को इनके अंदर वृत्त के द्वारा निरूपित करना है, ठीक है भाई, इसके द्वारा निरूपित करना है वृत्त के द्वारा। जहाँ पे ये समुच्चय ABC किसके अवयव होते हैं, जहाँ पर ये समुच्चय ABC किसके अवयव होते हैं, ये अवयव होते हैं सार्वत्रिक समुच्चय U के, ठीक है, ये किसके अवयव होते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय U के। तो देखिए वैन आरेख के द्वारा, वैन आरेख के द्वारा, वैन आरेख के द्वारा समुच्चयों के मध्य, वैन आरेख के द्वारा समुच्चयों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, समुच्चयों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम सार्वत्रिक समुच्चय कैपिटल U को एक कैपिटल U को एक आयत के रूप में, एक आयत के रूप में, एक आयत के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक भाई, एक आयत के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तथा समुच्चय A, B, C इत्यादि को सार्वत्रिक समुच्चय U के अंदर, इत्यादि को सार्वत्रिक समुच्चय U के अंदर, सार्वत्रिक समुच्चय U के अंदर वृत्त के द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक भाई, किसके द्वारा निरूपित करते हैं, वृत्त के द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक भाई, किसके द्वारा निरूपित करते हैं, वृत्त के द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक भाई। देखो कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सार्वत्रिक समुच्चय आपने क्या मान लिया, U, ठीक है, इस U में एलिमेंट कौन कौन से मान लिया आपने मान लिया प्रथम 10 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये आपने प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं मान ली। अब उसके बाद समुच्चय A मान लिया आपने 1 2 3 4, ठीक है, इसी प्रकार समुच्चय B मान लिया आपने 5 और 6। तो देखो इसको इनको वैन आरेख के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो देखो सर्वप्रथम करना क्या है, आपको सार्वत्रिक समुच्चय को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करना है, आयत के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय, और समुच्चय A और B को क्या करना है, आपको इसके अंदर वृत्त के रूप में निरूपित करना है। तो ये तो हो गया आपका समुच्चय A, ये हो गया आपका समुच्चय B, ठीक है। अब देखिए समुच्चय A में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो आप इसमें लिख सकते हो 1 2 3 4, और समुच्चय B में कौन कौन से एलिमेंट है, 5 और 6, ठीक है। तो समुच्चय के अंदर एलिमेंट ये लिख दिया आपने, ये एलिमेंट है, समुच्चय B के अंदर ये एलिमेंट है, आपको पता दोनों के अंदर कोई एलिमेंट सेम नहीं है, तो यहाँ पे इन दोनों के मध्य इंटरसेक्शन नहीं होगा, प्रतिच्छेदन नहीं होगा। फिर कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, U के बाकी एलिमेंट कौन कौन से, 7 8 और 9 10, ठीक है। तो ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और ये 10 हो गया। तो आपको वैन आरेख के द्वारा इस प्रकार से समुच्चयों के मध्य संबंध को प्रदर्शित करना है, ठीक है भाई।
किसके द्वारा प्रदर्शित करना है आपको? वैन आरेख के द्वारा समुच्चय के मध्य संबंध को आपको इस प्रकार से प्रदर्शित करना है। सार्वत्रिक समुच्चय U को तो आयत के रूप में लिखना है, व्यक्त करना है, और उसके अवयव समुच्चय A B C को इसके अंदर वृत्त के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, अब देखो इसके पश्चात ये तो आपने इसमें समुच्चय को निरूपण देख लिया वैन आरेख में। अब समुच्चयों में के मध्य जब हम संक्रिया लगाते हैं, समुच्चय को जब संक्रिया अप्लाई करते हैं, तो उसके पश्चात वैन आरेख कैसा बने? कहने का मतलब है जैसे दो समुच्चय लिए आपने, उन दोनों के मध्य संक्रिया लगाई यूनियन, तो इस संक्रिया लगाने के मध्य नया सेट बना ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी को वैन आरेख में कैसे दिखाते हैं? फिर उसी प्रकार इंटरसेक्शन लगाया तो ए इंटरसेक्शन बी को वैन आरेख में कैसे दिखाता है? फिर उसी प्रकार अंतर लिया तो ए माइनस बी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं वैन आरेख में, और ए कॉम्प्लीमेंट को वैन आरेख में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब आप देखिए। ठीक है भाई, वो सभी देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला आता है समुच्चयों का सम। ठीक है, वैन आरेख में समुच्चयों पर संक्रिया। ठीक है, वैन आरेख में समुच्चयों पर संक्रिया। ठीक है, समुच्चयों पर संक्रिया देखिए, वैन आरेख में समुच्चयों पर संक्रिया। तो सबसे पहले है समुच्चयों का सम। ठीक है, समुच्चयों का सम या फिर यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, आप देखो समुच्चय संघ को आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। तो देखो सबसे पहले दो सेट मानिए, माना ए और बी कोई दो समुच्चय है, माना ए और बी कोई दो समुच्चय है। ठीक है भाई, माना ए और बी कोई दो समुच्चय है, तब इनके संघ को ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, किससे व्यक्त करते हैं? ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं, तथा वैन आरेख में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तथा वैन आरेख में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तथा वैन आरेख में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, तथा वैन आरेख में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए ए यूनियन बी क्या होगा? ये आपका क्या हो गया? सार्वत्रिक समुच्चय यू। ठीक है, ये आपका समुच्चय ए हो गया, ये आपका समुच्चय बी हो गया। ठीक है, तो ये समुच्चय ए, ये समुच्चय बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा, ये छायांकित भाग। ठीक है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा, ये छायांकित भाग। ठीक है, ये छायांकित भाग कौन सा हो जाएगा? ये छायांकित भाग हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ए यूनियन बी। इसी प्रकार समुच्चय का सर्वनिष्ठ देखो। अब देखो समुच्चय का संघ का मीनिंग क्या होगा? समुच्चय के संघ का मीनिंग ये होता है कि समुच्चय ए और कि उन अवयवों का समुच्चय जो या तो समुच्चय ए के हो, या समुच्चय बी के हो, या दोनों के अवयव हो। ठीक है, या तो समुच्चय ए के अवयव हो, या समुच्चय बी के हो, या इन दोनों के समान अवयव हो। ठीक है, तो ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी के द्वारा। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, या इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, या इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो देखो समुच्चयों को सर्वनिष्ठ किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? आपने माना दो समुच्चय ले लिए, माना ए और बी कोई दो समुच्चय, माना ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, तब इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, तब इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा, जिसे वैन आरेख में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसे वैन आरेख में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते
हैं, जिसे वैन आरेख में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, जिसे वैन आरेख में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गए यू। ठीक है, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वे अवयव होंगे जो कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों में विद्यमान होंगे। क्या मतलब है, दोनों के कॉमन एलिमेंट किसका निर्माण करेंगे, सेट ए इंटरसेक्शन बी का। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, दोनों में कॉमन रीजन है ये वाला। ठीक है, दोनों में कॉमन क्षेत्र कौन सा है, दोनों में कॉमन क्षेत्र है ये। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये। ठीक है, इसी प्रकार समुच्चयों का अंतर देखो। ठीक है, इसी प्रकार समुच्चयों का अंतर, तो समुच्चयों का अंतर क्या हो जाएगा, समुच्चयों का अंतर देखो, आपको दो सेट दिए गए हैं ए और बी। अगर आपको दो सेट ए और बी दिए गए तो उनका अंतर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हो, उनका अंतर होता है तो ए माइनस बी या होता है बी माइनस ए। ठीक है, तो उनका अंतर समुच्चय क्या होगा, उनका अंतर समुच्चय होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो ये आपने सार्वत्रिक समुच्चय मान लिया। ठीक है, ये आपने सार्वत्रिक समुच्चय मान लिया यू। ठीक है, जिसको हमने किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया आयत के द्वारा। ठीक है, और हमने दो सेट ले लिए ए और बी। ठीक है, हमने दो सेट ले लिए ए और बी। ठीक है, अब आपको पता है ये कंप्लीट जो शेप रीजन है, मतलब इस पूरे भाग को छायांकित कर दो तो ये क्या बनाता है, ए यूनियन बी। ये वाला भाग क्या बनाता है, ये वाला भाग बनाता है ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो कि समुच्चय बी में ना हो। तो मुझे बताइए इस समुच्चय ए में कौन से अवयव हैं जो समुच्चय बी में नहीं है। ठीक है, कौन से अवयव हैं समुच्चय में, तो समुच्चय बी में नहीं है। तो ये जो अवयव है ना, ये अवयव ही ऐसे अवयव हैं जो समुच्चय बी में नहीं है। ठीक है, तो a माइनस बी कौन हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा ये वाला समुच्चय। वैन आरेख में कौन सा समुच्चय हो जाएगा, a माइनस बी ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार b माइनस a क्या हो जाएगा, समुच्चय b के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय a में ना हो। तो ये अवयव ऐसे हैं समुच्चय b के जो किस में नहीं है, समुच्चय a में नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा समुच्चय हो गया, ये हो गया b माइनस ए। ठीक है, ये कौन हो गया, b माइनस ए हो गया। और ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कहने का मीनिंग है a माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन b माइनस ए किसके बराबर होता है, a यूनियन b के बराबर होता है। डेट मीन्स आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो यहाँ से, a सेट a माइनस b का यूनियन अगर a इंटरसेक्शन b और b माइनस a के साथ लिया जाए तो हमेशा आपको कौन सा सेट मिलेगा, सेट a यूनियन b मिलेगा। ठीक है, कौन सा सेट मिलेगा, a यूनियन b मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, समुच्चय का अंतर। इसी प्रकार समुच्चय का पूरक देख लो, समुच्चय का पूरक। ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, समुच्चय का पूरक है या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो देखो समुच्चय का पूरक क्या होता है, समुच्चय का पूरक को व्यक्त करता है ए डैश से कॉम्प्लीमेंट से, और इसका पूरक समुच्चय उन समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो कि किसके अंदर ना हो, समुच्चय ए के अंदर ना हो। मतलब समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय ए के अंदर ना हो क्या कहलाता है, पूरक समुच्चय कहलाता है। और इसका वैन आरेख में निरूपण किस प्रकार से होता है, इसका वैन आरेख में निरूपण होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय, ये हो गया आपका सेट ए। ठीक है, ये क्या होगा आपका सेट ए हो गया। अब इसका पूरक समुच्चय ए डैश क्या होगा, इसका पूरक समुच्चय ए डैश होगा कि उन अवयवों का समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में ना हो। तो यू के ये जो अवयव है सर्किल के बाहर के, ये ही ऐसे अवयव है जो कि ए में नहीं है। ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, ए डैश क्या हो जाएगा,
ये वाला पार्ट हो जाएगा। ए डैश कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए डैश, ठीक है। ए डैश क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब आपको पता है ए और ए डैश का अगर मैं यूनियन लेता हूँ तो किसके बराबर आएगा, यू के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट निकलता है, यहाँ से कौन सा रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकलता है कि ए का यूनियन अगर मैं ए डैश के साथ लूँ तो कौन सा समुच्चय मिलता है, सार्वत्रिक समुच्चय यू। और ए का इंटरसेक्शन अगर ए डैश के साथ लूँ तो हमेशा कौन सा समुच्चय आएगा, हमेशा आएगा रिक्त समुच्चय फाई, ठीक है। कौन सा समुच्चय आएगा, हमेशा रिक्त समुच्चय फाई आएगा। तो वैन आरेख में इन समुच्चयों का निरूपण इस प्रकार से किया जाता है। ए यूनियन बी का मैंने बताया था किस प्रकार से करना है, ए इंटरसेक्शन बी के इस प्रकार से, ए माइनस बी का इस प्रकार से, बी माइनस सी का इस प्रकार से। ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन भी हो गया, ये कंप्लीट ए यूनियन भी हो गया, और ये वाला पार्ट क्या बच गया, ये वाला पार्ट इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। जिसमें और एक बात हो, हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा और इसके हो गया समुच्चय ए बी सी को इसके अंतर्गत वृत्त के द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन आज कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद बचे हैं इसके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एक या दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। आप देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन, देखो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 नहीं, आपकी पाठ्य पुस्तक की विविध प्रश्नावली, ठीक है। एक्सरसाइज 1 की विविध प्रश्नावली, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के हल का समुच्चय कौन सा है, ठीक है। आपको एक समीकरण दी गई है, द्विघात समीकरण, ठीक भाई। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक समीकरण दी गई है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। और इस द्विघात समीकरण का हल समुच्चय, इस द्विघात समीकरण का हल समुच्चय रोस्टर रूप में कौन सा है, ये बताना है आपको कि इसका हल समुच्चय रोस्टर रूप में है, ठीक है भाई। रोस्टर रूप में कौन सा है, जिसमें फर्स्ट है आपका ए है 1 2, ठीक है। बी है आपका -1 -2, सी है आपका -1 2, और डी है आपका 1 -2, ठीक है। डी क्या है, 1 -2। आपको बताना है इस द्विघात समीकरण के हल समुच्चय रोस्टर रूप में कौन सा है, ठीक है। तो देखो आपको क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले द्विघात समीकरण, ठीक है। दिया गया है आपको द्विघात समीकरण, दिया गया है द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण कौन सी है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब इस समीकरण क्या निकालना है आपको, हल निकालना है। तो इसके ऐसे फैक्टर बताइए जिनको जोड़ने पे तो प्लस का 1 और मल्टीप्लिकेशन करने पे माइनस का 2 आए, ठीक है। इनको जोड़ने पे तो प्लस का 1 और मल्टीप्लिकेशन पे -2। तो देखो ऐसे कौन सी संख्या है, एक तो है आपकी, एक तो है -1 और दूसरी आपकी प्लस का 2। तो प्लस का 2 -1 कितना होगा, 1 हो जाएगा प्लस का, और दोनों मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। देखो इसका हल समुच्चय, इसका हल देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है एक्स, तो इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -1, तो ये हो गया एक्स प्लस 2, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 2 कॉमन आ रहा है, और एक्स प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या शेष बचता है, एक्स माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब आपको पता है इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आना, दैट मींस इनमें से कोई एक 0 है या फिर दोनों 0 है, ठीक है। तो देखो या तो x प्लस 2 का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, या तो x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0।
x प्लस 2 बराबर 0 है तो आप क्या कह सकते हो, x बराबर क्या होगा माइनस का 2 और x बराबर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब x बराबर माइनस 2 आ रहा है, x बराबर 1 आ रहा है, ये क्या है, ये इस द्विघात समीकरण के हल है। तो इस द्विघात समीकरण के हल का आपको समुच्चय बनाना है और किस रूप में बनाना है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में अवयव किस प्रकार दिखाते हैं, रोस्टर रूप में अवयव को मध्य कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और प्रत्येक अवयव के मध्य क्या होता है, कॉमा का चिन्ह होता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के हल का द्विघात समीकरण के हल का समुच्चय रोस्टर रूप में कौन सा होगा, रोस्टर रूप में कौन सा होगा भाई, रोस्टर रूप में ये होगा आपका -2 और 1। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या इसका करेक्ट है। फिर उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सेट दिया गया है और उस सेट को रिप्रेजेंट किया है इसने बी से, और बी में एलिमेंट कौन है, वाई। ठीक है, बी में एलिमेंट कौन है, स्मॉल वाई, जहां पे स्मॉल वाई क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ठीक है, जहां पे स्मॉल वाई क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। आप देखिए स्मॉल वाई अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है तो इसका समुच्चय क्या बनेगा, ये तो आपको नियम रूप में दे दिया समुच्चय, इस समुच्चय को आप किसमें चेंज करो, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में समुच्चय बी में कौन कौन से अवयव होंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट होगा। ये यहाँ तक 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन आप सोल्व करना और जो नहीं होता उसको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा और हो सकता है लास्ट क्लास में, इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तो आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।